हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आज जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हम किन टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिहार शिक्षक भर्ती में बीपीएससी टीआरई 1 में कब हो सकता है डॉक्यूमेंट पार्शियली वेरीफाइड। एफिडेविट लगाने पर हमको कितना समय लगेगा। अगर हमारे पास किसी डॉक्यूमेंट की कमी है तो हम अगर एफिडेविट लगाना चाह रहे हैं तो वो कब तक वैलिड रहेगा, कितने टाइम तक हमको समय मिलेगा उसमें सुधार करने का। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उसमें है 6 to 8 वैकेंसी में एलिजिबल कौन कौन होंगे। तो इन सारी टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे और जितने भी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी यहाँ शो धारण कर रहे होंगे वो अपनी तैयारी में लग जाइए और डिफरेंट तरह की जितनी भी अफवाहें आ रही हैं या कह सकते हैं जो माइंड आपका डाइवर्ट करती हैं, ऐसी चीज़ों से दूर रहें। हाँ, अवगत रहें चीज़ों से, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें उलझ जाएं, क्योंकि आपको पता है चुनावी दौर में ही वैकेंसी आ रही है। अदरवाइज़ फिर आपको पता है कि वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जो अभी आपके पास मौका है उसको गंवाइए मत किसी भी तरह से, और एक ऑथेंटिक सोर्स से आप अपना तैयारी स्टार्ट करिए, जैसा कि अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ जिसको नीड हो। ठीक है, नॉलेज की इस तरह की जानकारी की जिसको ज़रूरत हो आप उन तक ये वीडियो पहुँचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो बात कर लेते हैं कि कब हो सकता है डॉक्यूमेंट पार्शियली वेरीफाइड। ठीक है, जैसा कि अभी चर्चा में है कि पहले जो है वो हमारा रिज़ल्ट आएगा एंड आफ्टर दैट उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए बुलाया जाएगा। तो अभी जो डॉक्यूमेंट डीवी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके आधार पे मैं बात कर रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली, किस चीज़ से कैंडिडेट को प्रॉब्लम हुई और किसका डॉक्यूमेंट पार्शियली वेरीफाइड हो गया, किसका डॉक्यूमेंट नॉन वेरीफाइड हो गया, नॉट वेरीफाइड भी कई सारे कैंडिडेट का हो गया है। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रखते हुए हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पार्शियली वेरीफाइड आपका डॉक्यूमेंट किस किस स्थिति में हो सकता है। पहली स्थिति जब बनेगी कि जब आपके पास जो है वो अपर्याप्त जो है आपका दस्तावेज हो, जैसे जितने भी रिक्वायरमेंट रही होंगी वो आपके पास अवेलेबल ना हो, उस कंडीशन में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए, पार्शियली वेरीफाइड हो जाएगा। दूसरा है कोई मिस्टेक हो अगर आपके डॉक्यूमेंट में। ऐसा नहीं है कि कोई बेसिक से मिस्टेक्स में आपका डॉक्यूमेंट जो है वो पार्शियली वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, पार्शियली वेरीफाइड तभी होता है जब आप जो वहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम जो डॉक्यूमेंट दिया है जिसमें अभी प्रेजेंट टाइम में सुधार करने का मौका दिया जा रहा है, उसमें अगर कोई मेजर मिस्टेक होगा, उस कंडीशन में आपका जो है डॉक्यूमेंट पार्शियली वेरीफाइड होगा, ना कि छोटे मोटे इश्यूज़ की वजह से आपका डॉक्यूमेंट पार्शियली वेरीफाइड होगा। ठीक है, तीसरी बात है छोटा मोटा इशू कौन सा है जिसको ये नेगलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि छोटा मोटा इशू हो सकता है, इससे आपका पिन कोड वगैरह गलत हो इस तरह का, तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट पार्शियली वेरीफाइड नहीं होगा। और अगर आपका जैसे आपको पता है कि आधार कार्ड जो है मेन पहला डॉक्यूमेंट है वहाँ का, जब हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाएंगे तो वहाँ पे जो लिस्ट आएगी, चेक लिस्ट आएगी, उसमें पहला हमारा मेन जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो आधार कार्ड रहेगा। तो उसमें आपका एड्रेस किसी भी तरह से गलत नहीं होना चाहिए। अगर एड्रेस में किसी तरह से मिस्टेक्स हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका डॉक्यूमेंट पार्शियली वेरीफाइड हो सकता है। या कैंडिडेट के नाम में, किसी भी कैंडिडेट के नेम में कोई मिस्टेक है, स्पेशली क्लास 10th के सर्टिफिकेट में अगर आपके नेम में मिस्टेक है और आपके डीओवी में कोई मिस्टेक है, ऐसी सिचुएशन में आपका डॉक्यूमेंट पार्शियली वेरीफाइड हो जाता है। अब बात करते हैं कि नॉट वेरीफाइड किस सिचुएशन में हो सकता है। ठीक है, और भी कई सारे हैं पार्शियली वेरीफाइड होने के, जैसे कि आपका जो है अगर आपने जो कैटेगरी वाइज आपका आपने आप ओबीसी से हैं और आपने SC ST का जो है आपका गलती से फिलअप हो गया है, कैटेगरी आपने चूज़ कर लिया है, तो ऐसे कंडीशन में आपका डॉक्यूमेंट पार्शियली वेरीफाइड हो जाएगा। अगर आप एफिडेविट लगाते हैं उसके बाद भी आपको जो है पार्शियली वेरीफाइड की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। जैसे आपको पता है ना कि ये सब कह रहे हैं एफिडेविट लगाया, किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी तरह का मिस्टेक है तो आप एफिडेविट लगा दीजिए। तो वहाँ पे अगर कैटेगरी वाइज रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है या कोई आपके डॉक्यूमेंट में कमी है तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट पार्शियली वेरीफाइड ही होगा, आपका फुल्ली वेरीफाइड नहीं होगा। एफिडेविट लगाने के बाद भी मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 9th-10th में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, उनका कुछ इश्यू था, पता नहीं कैसे क्या हुआ, लेकिन जो है उनका पार्शियली वेरीफाइड हो गया एफिडेविट लगाने के बाद भी। ऐसा नहीं है कि उस पर उनका कोई प्रभाव पड़ा, दोबारा से उनका जो है डेट मिला उनको फुल्ली, अरे जो पार्शियली वेरीफाइड है कैंडिडेट उनको दोबारा डेट मिला है, लेकिन जो है ऐसे कैंडिडेट जिनका मेजर मिस्टेक है उसका पार्शियली वेरीफाइड हो जाएगा एफिडेविट लगाने के बाद भी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें नॉट वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। अब जैसे नॉट वेरीफाइड किस सिचुएशन में हो सकता है, नॉट वेरीफाइड
2 से 3 सिचुएशन में आपको देखने को मिलेगा। पहला, अगर आपने जो है एस्टेट की आहारता जैसे मांगी गई थी वो आपके पास अगर नहीं है उसका सर्टिफिकेट वगैरह, तो उस कंडीशन में आप नॉट वेरीफाइड हो जाएंगे। दूसरा, जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन अगर आपका मैच नहीं कर रहा है उस स्थिति में भी आप नॉट वेरीफाइड हो जाएंगे। यानी कि जो जो रिक्वायरमेंट थी फॉर्म फिलअप करते टाइम, अगर उसमें आपका कोई मिस्टेक है तो आपका नॉट वेरीफाइड में कैटेगरी में आ जाएगा। और बाकी अगर उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आप एक जेन्युइन कंडीशन है, तो पार्शियली वेरीफाइड हो जाएगा। और पार्शियली वेरीफाइड हो जाने से आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। आपको एक उचित समय दिया जाएगा अपना जो है वो डॉक्यूमेंट, सही डॉक्यूमेंट जो है उनके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब बात करते हैं कि एफिडेविट लगाने पर भी अगर हमारा डॉक्यूमेंट पार्शियली वेरीफाइड हो जाता है तो हमको कितना टाइम मिलेगा अपने डॉक्यूमेंट में सुधार करने का। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, कभी कभी किसी डॉक्यूमेंट में अगर कमी रहती है तो उसमें बहुत समय लग जाता है। और कभी कभी कुछ जेन्युइन मिस्टेक रहता है जो हमारा जो है वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन में बन के तैयार हो जाता है हमारे ऐसे डॉक्यूमेंट में अगर कुछ मिस्टेक्स रहता है तो एफिडेविट लगाने पर जब पार्शियली वेरीफाइड हो जाता है तो हमको और कितना समय मिलेगा एफिडेविट लगाने के बाद। तो देखिए, एफिडेविट का जो वैलिडिटी रहता है, चाहे आप किसी भी चीज़ में प्रोविजनल लगा रहे हैं, जैसे कि बहुत से बच्चों का अभी जो है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होगा, वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे प्रोविजनल ही लगाएंगे। अब ऐसे में ऐसा नहीं है कि उनका किसी भी तरह से कोई इश्यू आएगा, कोई इश्यू नहीं आने वाला है। वो जो प्रोविजनल होगा, जो एफिडेविट आप लगाएंगे वो 6 मंथ के लिए जो है वो वैलिड रहता है। विदिन 6 मंथ जो है अगर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो आपको ये 6 महीने का टाइम जो है वो मिला ही रहेगा। आप इन 6 महीनों में अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अपडेट कर सकते हैं और उसको प्रस्तुत कर सकते हैं सही करवा के। तो घबराने की किसी भी तरह से ज़रूरत नहीं है। जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पार्शियली वेरीफाइड है, या जैसे 9th में, या आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जा रहे हैं प्राइमरी 1 to 5 में, जब भी अभी डेट टू डेट मेंशन नहीं है, लेकिन जब भी आप 1 to 5 में डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे, अगर किसी भी रीज़न से आपका पार्शियली वेरीफाइड होता है तो किसी भी तरह से हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। जेन्युइन कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। अगर आपने कोई भी तरह का मैनिपुलेशन वगैरह नहीं किया, यानी हेरा फेरी नहीं की है, तो आपको निश्चित समय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई पार्शियली वेरीफाइड कब होता है, नॉन वेरीफाइड कब होता है, और फुली वेरीफाइड कब हो जाएगा। फुली वेरीफाइड यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स की नेसेसरी थी आपके पास सारे सही जो है अवेलेबल हैं, तो आपका वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक, 6 to 8 में कौन कौन एलिजिबल है, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 6 to 8 में जो है वो मैंने कई सारे वीडियोस में बता के रखा हुआ है कि जैसे कि अभी ये जो नियमावली आई है उसमें क्या चेंजेस देखने को हमको मिलते हैं क्लास 6 to 8 के कॉन्टेक्स्ट में, ये भी कोई नहीं कह सकता। लेकिन जो अभी तक जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग डीएलएड वाले और बीएड वाले दोनों इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे। नई नियमावली क्या आई थी और उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या प्रावधान किया जाएगा, ये तो अभी कोई नहीं कह सकता है 6 to 8 की वैकेंसी में क्या प्रावधान है। बाकी अगर जनरली देखा जाए तो 6 to 8 की वैकेंसी में डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो हैं या बीटीसी वाले अभ्यर्थी जो हैं वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका सीटेट या बिहार का एस्टेट पेपर 2 है तो। ठीक है, तो पेपर 2 क्वालिफाई होना नीड है, मस्ट है। उसके बाद अब वो जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन इसमें मैटर करता है या नहीं। तो फ्रेंड्स 6 to 8 के लिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन मैटर नहीं करता है। देखिए, इसमें क्या होना चाहिए, जैसे कि आप अलग अलग स्ट्रीम से लोग ग्रेजुएशन करता है, कोई साइंस से करता है, कोई मैथ से करता है, और कोई एसएसटी से करता है, कोई हिंदी से करता है, कोई संस्कृत से करता है ना। तो ये चीज़ मायने रखती है। तो अगर आपने जो है, देखिए मैं साइंस के एग्जांपल लेके समझा रही हूँ, या आप ज्योग्राफी एसएसटी के एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि जैसे आपने एसएसटी में लास्ट ईयर में आपका जैसे हिस्ट्री सिविक्स है या जो जैसा भी हो, भूगोल है या इतिहास है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ आपका इतिहास ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका तीनों सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स, है ना, ये सारा मिक्सअप आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यही जो नियम है या रूल है वो साइंस कैंडिडेट वालों के लिए है। साइंस कैंडिडेट के लिए थोड़ी सी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस के साथ साथ आपको मैथ का भी कम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यूपी में जो जूनियर एडेड का एग्ज़ाम हुआ था 6 to 8 के लिए जो वैकेंसी आई थी, उसमें साइंस और मैथ का एक साथ कम्बिनेशन इन्होंने रखा था, जो कि कहीं ना कहीं से सही नहीं है, बट फिर भी उन्होंने साइंस और मैथ को एक साथ कंबाइन करके रखा हुआ था। तो साइंस में आपका जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ये तीनों तो रहेंगे, प्लस मैथ को भी इन्होंने इन्वॉल्व किया था। तो
इस नज़रिए से देखा जाए तो साइंस का पेपर जो है वो काफ़ी टफ भी था और कह सकते हैं कि उसका मेरिट वगैरह कुछ आया नहीं, लेकिन जो है साइंस में इस तरह से आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे कि आपको मैथ का भी सिलेक्शन करना होगा उसके साथ अनिवार्यता। फिलहाल बीपीएससी में क्या रूल रहेगा वो हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब भी देखेंगे या तब उस टाइम पर डिस्कस करेंगे। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका हिंदी रहा होगा ग्रेजुएशन में तो आपको हिंदी आपको टोटल देखने को मिलेगा, और अगर आपका इंग्लिश रहा होगा तो आपको इंग्लिश टोटल पेपर देखने को मिलेगा। साथ में आप वो कर सकते हैं, आपका क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग होगा जो आपका मुझे लगता है 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट कंसर्न बनेगा, 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट कंसर्न। और वहीं अगर 120 का पेपर रखेंगे तो 40 मार्क्स का आपका क्या बनने वाला है, 40 मार्क्स के आप में जीके आ जाएगा, जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें वो इन्वॉल्व करके आपको 40 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको जो है मैं एक ब्लैंक पेपर के मीडियम से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें थोड़ा सा हौच पौच हो जा रहा है तो चीज़ें क्लियरली दिख नहीं रही हैं। तो देखिए, अगर आपका साइंस सब्जेक्ट वहाँ पे रहेगा साइंस में, तो साइंस से आप समझने की कोशिश करिए। आपका 2 पार्ट में जो है 120 मार्क्स का डिवाइड रहेगा। 80 मार्क्स का आपका टोटल सब्जेक्ट कंसर्न यानी साइंस और मैथ पूछा जाएगा। वहीं बात की जाए 40 मार्क्स में, तो 40 मार्क्स में आपसे जीके, जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग और हो सकता है कंप्यूटर का भी कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दें। तो ये आपका 120 मार्क्स का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो इस तरह से डिवाइड रहेगा। और अगर ये लोग क्वालिफाइंग पेपर रखेंगे, जैसे कि अभी हाल ही में जो बीपीएससी टीआरई 1 हुआ है, उसी में जो है टीआरई 1 के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने जो है हिंदी इंग्लिश को क्वालिफाइंग के उसमें कैटेगरी में रखा है। तो अगर ये क्वालिफाइंग लेना होगा तो हिंदी इंग्लिश को जो है वो क्वालिफाइंग में रखेंगे। तो इस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है किसका, जूनियर एडेड यानी क्लास 6 to 8 के लिए हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होगा। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। जैसे सब्जेक्ट में हमारा एसएसटी रहेगा तो एसएसटी में भी 80-40 का रेशियो बनेगा। 80 में आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा, 40 में जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और इसमें किसी भी तरह से डाउट नहीं होगा कि ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन इसमें मैटर नहीं करता है। इसमें आपका जो लास्ट ईयर का सब्जेक्ट होगा, जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया होगा वही जो है आपका मेन सब्जेक्ट रहने वाला है। साइंस वालों के लिए थोड़ी सी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है, उनको मैथ भी उसमें देखने को मिलता है। हालांकि अभी क्या नोटिफिकेशन में आएगा वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो और तैयारी में जुट जाइए और अपनी अपनी तैयारी में लग जाइए। और जितने भी अफवाहें हैं उनको इग्नोर करते हुए अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। और एससीईआरटी जो है हमारी किताबें, बिहार स्टेट की किताबें हैं, उसको फॉलो करिए, क्योंकि सारा कुछ टीआरई 1 में तो एससीईआरटी को 90% वरीयता दी गई थी, बाकी 10% एनसीईआरटी का कुछ रहा होगा, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम रहता है। तो चीज़ें क्लेरिफाई करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था कि एनसीईआरटी से पूछा गया था या कुछ एससीईआरटी से, लेकिन जो चैलेंज करने की बात हुई थी तो मैंने एससीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन को खोजा था। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, डिस्कशन अच्छी लगी हो। बाकी 6 to 8 के लिए क्या क्या और चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैंने बहुत सारे वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करती हूँ। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस।